Bismillahirrahmanirrahim. Unit 2 Respiratory and Circulatory System or simply Respiratory and Circulatory System. इसका एक्सरसाइज आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी आपके साथ शेयर होंगी और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि जो MCQs हैं और बुक का जो हिस्सा है एक्सरसाइज का वो आपके साथ शेयर हो सके, आपके साथ डिस्कस हो सके। तो आइए MCQs की तरफ। अ टीम ऑफ क्लाइंबर्स वाज क्लाइंबिंग अ हाई माउंटेन। एक चलने वाली टीम वो पहाड़ के ऊपर चल रही थी। व्हेन दे रीच नियर टॉप, जब वो सिरे तक पहुंच गए, दे फेल्ट डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, तो उनको सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई। बिकॉज एट हाई एल्टीट्यूड देयर इज़, क्योंकि ऊंचाई पे, हाई एल्टीट्यूड ऊंचाई पे क्या होता है? ए नंबर मोर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। बी लेस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मकदार कम होती है। सी मोर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। डी लो टेम्परेचर्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है लेस ऑक्सीजन, क्योंकि जितना हम ऊंचाई पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। तो इसलिए जो माउंटेन पे जो लोग चलते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाते हैं। तो इन लोगों को जब सांस में दिक्कत हुई, ये सांस नहीं ले पाते आसानी से, इसलिए कि वहाँ पे ऑक्सीजन की मकदार कम है। बी the exchange of substances between blood supply and body cells can take place at the dash. खून और बदन की जो खुलिये हैं उनके दरमियान जो तबादला होता है ब्लड एंड बॉडी सेल्स, ये कहाँ पे ये तबादला होता है? एक्सचेंज, तबादला ऑफ सब्सटेंसेस चीज़ों का। तो तबादला तो कैपिलरीज, बी वेन्स, आर्टरीज और हार्ट, ये कैपिलरीज में होता है। याद रख ले, मैंने आपको कहा भी था कि कैपिलरीज ये इतने छोटे और बारीक तिन होते हैं जहाँ पे एक्सचेंज आसानी से हो सकती हैं। कैपिलरीज की जो वाल्स हैं ये बहुत नाजुक होते हैं, तो आसानी से ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला हो सकता है या दूसरी चीज़ों का। थर्ड, अ पर्सन अफेक्टेड विद एनीमिया लुक्स पेल एंड फील्स टाइट। एक बंदा जो एनीमिया का बीमार होता है, यानी एनीमिया उसके अंदर ये, यानी वो एनीमिया का शिकार होता है, लुक्स पेल, वो जर्द महसूस या मालूम होता है, एंड फील्स टायर्ड, और वो थका थका रहता है। ऑल हिज बॉडी सेल्स आर गेटिंग, तो उसकी जो बॉडी सेल्स हैं, खुलिये हैं बॉडी के, वो गेटिंग, उसको क्या गेट करता है, हासिल करता है कम मकदार में। लेस फूड, लेस ऑक्सीजन, लेस वाटर, लेस कार्बन डाइऑक्साइड, लेस ऑक्सीजन। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ये बात याद रख ले, जब भी किसी बंदे को ऑक्सीजन कम मिल रहा होता है तो या उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की डिफ्यूजन कम होती है, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से उस बंदे का रंग वो जर्द जर्द सा रहता है। यहाँ पे काले पैचेस आ जाते हैं नाखून के नीचे, ठीक है। तो ये अलामात है किस चीज़ के, कि इस बंदे को ऑक्सीजन कम मकदार में मिल रही है, ऑक्सीजन डेफिशिएंट है, ठीक है। तो एनीमिया में एक बंदा अगर जर्द नज़र आ रहा है, वो थका हुआ नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है वो कम ऑक्सीजन ले रहा है, ठीक है। 4, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड एयर टेक्स प्लेस एट। खून और हवा के दरमियान जो गैसों का तबादला है वो कहाँ पे होता है? वो हमारे पास एल्व्यूलाई में होता है। जो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स है माइक्रोस्कोपिक, या हम कहते हैं ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, मिलियंस ऑफ ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द लंग्स आर कॉल्ड एल्व्यूलाई, और गैसों का तबादला हमेशा यहाँ पे होता है एल्व्यूलाई के अंदर। 5, सेलुलर रेस्पिरेशन ऑलवेज रिक्वायर्स। रेस्पिरेशन, अम्ल तनफ़ुस, सेलुलर जो खुलिये में अम्ल तनफ़ुस होता है उसको क्या दरकार होती है? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ग्लूकोज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रख ले, रेस्पिरेशन के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक ग्लूकोज की जो हमारी बॉडी में खुराक से आ जाती हैं, और दूसरा ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन बाहर से हम लेके जाते हैं, ये ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करती है ये ऑक्सीजन, और इसके बदले एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जो चीज़ें दरकार है, वो खुलिये के अंदर जो रिएक्शन होता है उसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, उसके लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन दरकार होती है, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास 6 है, MCQ number 6. Valves are flaps that keep blood flowing in one direction. Valves जो पर्दे होते हैं,
याद रख ले। मैं यहाँ पे एक दीवार बना देता हूँ। अब इस दीवार का काम क्या है, मकसद क्या है कि यहाँ से कोई बंदा अंदर दाखिल ना हो सके। तो बॉडी में जो वरीदे हैं, जो खून की रगें हैं, उसमें इस तरह की दीवारें होती हैं, फ्लैप्स, पर्दे होते हैं। और ये पर्दे किस लिए कि खून जब बॉडी की तरफ चली जाए ये खून, तो ये खून वापस हार्ट की तरफ ना आए। तो इन पर्दों को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, वॉल्व्स। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? वॉल्व्स आर फाउंड इन आर्टरी एंड वेन, आर्टरी वेन एंड कैपिलरी, वेन इन हार्ट, आर्टरी वेन कैपिलरी इन हार्ट। ये बात ध्यान में रख ले कि वॉल्व्स हमारे पास हार्ट में भी वॉल्व्स होते हैं। अब हार्ट में वॉल्व्स तो मौजूद है, वो तो हमें पता है, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व। हार्ट के अंदर ये वॉल्व्स मौजूद होते हैं, ये ट्राइकस्पिड है और ये बाइकस्पिड। राइट पोर्शन में ट्राइकस्पिड वाल्व है और लेफ्ट पोर्शन में बाइकस्पिड वाल्व है हार्ट के अंदर। दूसरी बात ये है, वेन्स के अंदर भी वाल्व्स मौजूद है। अब वेन्स में वाल्व क्यों मौजूद है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये दोबारा अगर हार्ट की तरफ आ जाए या बॉडी की तरफ इसकी फ्लो हो तो ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो हमारे पास वाल्व सी नंबर ऑप्शन है, वेन्स और हार्ट में हमारे पास वाल्व्स मौजूद होते हैं। देखिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड 7 इज फाउंड इन 2 चैम्बर्स ऑफ हार्ट इंक्लूडिंग। वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है वो कहाँ पे मौजूद होते हैं? 2 चैम्बर्स, 2 खानों में। हार्ट के वो कौन से 2 खाने हैं जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है? तो याद रख ले, जब भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड की बात आती है तो जहाँ पर भी रेड कलर आपको नज़र आ जाए इसका मतलब होगा ऑक्सीजनेटेड। तो ये लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट है, ठीक है। आप कहेंगे कि सर ये तो राइट पार्ट है। नहीं, राइट पार्ट आपको नज़र आ रहा है अगर आपके सामने एक बंदा खड़ा हो और उसको आप देखें तो ये उसका लेफ़्ट साइड होगा और ये राइट साइड होगा। अब अगर आप यकीन नहीं करते तो एक बंदे को अपने सामने खड़ा करे, उस बंदे को देखे, उसका जो ये हिस्सा है ये लेफ़्ट होगा और ये हिस्सा राइट होगा, ठीक है। आपको ये राइट नज़र आ रहा है, लेकिन अगर उससे आप पूछिए कि आपका लेफ़्ट साइड कौन सा है तो वो कहेगा कि ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है, ठीक है। अब ये जो लेफ़्ट साइड है, इस हार्ट के लेफ़्ट साइड में हमेशा क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है। तो यहाँ पे देखिए, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट और लेफ्ट नहीं, राइट एंड लेफ्ट नहीं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। लेफ्ट एट्रियम, यहाँ से ऊपर एट्रियम है जिसको हम आर्टिकल भी कहते हैं, और यहाँ से नीचे ये जो पोर्शन है इसको वेंट्रिकल कहते हैं। तो हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा लेफ्ट साइड पे मौजूद होता है और लेफ्ट साइड में 2 चैम्बर्स हैं, 2 खाने हैं। एक को कहते हैं लेफ्ट आर्टिकल और दूसरा है हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना। अच्छा, 8 विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज़ लिक्विड? खून का वो कौन सा हिस्सा है, जुज़ है जो माय हालत में मौजूद है, लिक्विड हालत में मौजूद है? आपको पता है रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, यानी लिक्विड फॉर्म में इस तरह नहीं होते। ये देखिए, ये रेड ब्लड सेल है, ठीक है। अब ये रेड ब्लड सेल है तो ये सॉलिड फॉर्म है इस तरह, और जो प्लाज्मा है ये लिक्विड फॉर्म है। तो करेक्ट ऑप्शन इज प्लाज्मा। 9 द डायग्राम शो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। आप देखें तो ए नंबर हमारे पास जो ए है वो हमारे पास क्या है? तो जो ये सेल्स नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास प्लेटलेट्स हैं। ए प्लेटलेट्स। जब कोई स्क्रैच लग जाए बॉडी में तो उससे खून निकले, वो जारी खून को बंद करने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स। आप देखते हैं ना, जब खून जारी होता है तो उसके बाद चंद सेकंड के बाद वो खून रुक जाता है, ठीक है। तो ये किसका काम है? प्लेटलेट्स का। जो बी खुलिए हैं रेड, इसको हम कहते हैं RBCs, रेड ब्लड सेल्स। ये सारे इनकी मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। जो हमारे पास सी है ये हमारे पास WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, ये देखें। और ये जो डी आपको नज़र आए ये अल्फ़ा और बीटा है, अल्फ़ा और बीटा सेल्स है मेरे ख्याल में, अल्फ़ा और बीटा सेल्स। तो ये खून के मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स हैं। अच्छा, द डायग्राम शोज़ ब्लड फ्लो थ्रू अ ह्यूमन हार्ट। इस डायग्राम में इंसान के अंदर खून की जो गर्दिश है वो शो कर रहा है। विच चैम्बर पम्प्स द ब्लड टू लंग्स? आप बताएं कि लंग्स को कौन सा चैम्बर वो लंग्स को खून प्रोवाइड कर रहा है? आपको पता है लेफ़्ट आर्टिकल में खून सारी बॉडी से यहाँ पे आ जाती है ये खून। उसके बाद ये ट्राइकस्पिड वाल्व से ये खून वेंट्रिकल की तरफ आती है, राइट वेंट्रिकल। अब उसके बाद क्या होता है, ये ब्लड चूँकि डीऑक्सीजनेटेड होता है तो यहाँ से लेफ़्ट वेंट्रिकल से यानी सी पार्ट से ये खून चला जाता है कहाँ पे? लंग्स को। अब लंग्स को जब ये खून प्रोवाइड होती है तो क्या होता है यहाँ पे, ये ब्लड
ऑक्सीजनेटेड बन जाता है। अब ये ऑक्सीजनेटेड बन लंग्स से यहाँ पे लेफ़्ट आर्टिकल और फिर लेफ़्ट आर्टिकल से लेफ़्ट वेंट्रिकल और यहाँ से फिर सारी बॉडी को ये खून एवोटा के ज़रिए चला जाता है। तो ये सर्कुलेशन का पूरा सिस्टम मैंने बता दिया। तो ये कह रहे हैं कि विच चैम्बर पम्प्स द ब्लड टू लंग्स, वो कौन सा खाना है, कौन सा चैम्बर है जिससे लंग्स की तरफ खून जाता है। तो वो हमारे पास सी है, करेक्ट ऑप्शन है सी, और इसको हम कहते हैं राइट वेंट्रिकल। ठीक है, याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स, और यहाँ पे इसका जो रीज़न है वो भी लिखना है। क्या कहते हैं यहाँ पे, ब्रीथिंग इज़ अ केमिकल रिएक्शन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। कहते हैं कि ब्रीथिंग एक कीमियाई रिएक्शन है, अमल है, और सेलुलर रेस्पिरेशन एक फिजिकल प्रोसेस है। केमिकल जिसमें रिएक्शंस होता है और नई चीज़ बनती है, और फिजिकल जो हमें दिखाई दे रहा है नहीं। ब्रीथिंग इज़ यहाँ पे ये फॉल्स है, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट ये फॉल्स है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ ब्रीथिंग के को हटा के हम यहाँ पे लिखेंगे रेस्पिरेशन, बाकी वही लिखेंगे। रेस्पिरेशन इज अ केमिकल रिएक्शन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन इज सॉरी इस तरह कर लेंगे। ब्रीथिंग इज अ फिजिकल रिएक्शन, ये फिजिकल रिएक्शन, ये केमिकल की बजाय फिजिकल लिखे बस। एंड सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ केमिकल, और फिजिकल की बजाय यहाँ पे केमिकल लिखे। दोबारा इसको लिखे, केमिकल को हटा के फिजिकल लगाएं और फिजिकल को हटा के केमिकल, बाकी ये जुमला ठीक हो गया। अच्छा, सेकंड, ब्लड क्लॉटिंग रिक्वायर्स प्लेटलेट्स इन द बॉडी। ब्लड क्लॉटिंग के लिए प्लेटलेट्स की ज़रूरत है, ये ट्रू है, तो इसको बस चेंज ना करें। खून को स्टॉप करना, ब्लड क्लॉटिंग करना, ये किसका काम है, वाकई ये प्लेटलेट्स का काम है, और प्लेटलेट्स खून के कुलिए हैं। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन रिलीज इज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन फॉल्स हैं, तो एनाएरोबिक की बजाय लिख ले एरोबिक रेस्पिरेशन रिलीज इज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। एरोबिक वो रेस्पिरेशन है जहाँ पे ऑक्सीजन दरकार होती है, जब ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिल जाए तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो एनाएरोबिक में ऑक्सीजन नहीं होता। फोर, थिक वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। थिक वॉल्स नहीं है, थिन वॉल है, जब वॉल्स थिन होंगे तो एक्सचेंज आसानी से हो सकेगा। यहाँ पे इसकी मिसाल ऐसी है, यहाँ पे दीवार है जो इतनी मोटी है, अब इससे एक बंदा आसानी से आगे जाएगा या नहीं, एक थिन दीवार है, तो यहाँ से आसानी से एक्सचेंज होगा ना, यहाँ से नहीं होगा। तो दीवारें जितनी थिन होंगी उतना ही एक्सचेंज आसानी से होगा। अच्छा, 5, मोस्ट वेन्स कैरी ब्लड रिच विद ऑक्सीजन एंड फूड। नहीं, ये गलत है। मोस्ट आर्टरीज, वेन्स को हटाएं और आर्टरीज लिख लें। मोस्ट आर्टरीज कैरी ब्लड रिच विद ऑक्सीजन एंड फूड। आर्टरीज में ज़्यादातर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ये भी कर लेंगे, लेकिन इसके अलावा जो स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं इसको सॉल्व करते हैं, बाकी जो एक्सरसाइज हैं वो कर लेंगे, ठीक है। द टेबल शोज हाउ द कंपोजिशन ऑफ द एयर चेंजेस विद यू इनहेल एंड एक्सहेल। जब आप सांस को अंदर ले जाते हैं तो उस वक्त, और सांस को जब बाहर लेके आते हैं उस वक्त कंपोजिशन, बनावट क्या होती है हवा की, यानी यहाँ पे जो गैस हैं वो ऑक्सीजन है, 21% वो आप इनहेल कर रहे हैं। अमाउंट इन एक्सहेल देयर 16% आप एक्सहेल कर रहे हैं। 21 में से 5% यूज़ हो गया, 16% वापस एक्सहेल एयर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04%, ये हवा में मौजूद है, आप इसको इनहेल कर रहे हैं। सॉरी, अमाउंट इन इनहेल, अच्छा अमाउंट इन, और एक्सहेल आप 4% कर रहे हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इतना है, और जब आप एक्सहेलेशन करते हैं सांस को बाहर लेके आते हैं वो 4% होता है, यानी कम लेते हैं ज़्यादा देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हम। ऑक्सीजन ज़्यादा ले रहे हैं और कम दे रहे हैं माहौल को। नाइट्रोजन 78% हमारे पास है और 78% रिलीज़ हो रहा है। वाटर वेपर्स वेरिएबल और सेचुरेटेड, वेरिएबल तब्दील होता है और सेचुरेटेड गाढ़ा। अच्छा, अब क्वेश्चन हैं, वाई ऑक्सीजन परसेंटेज इज़ रिड्यूस्ड इन द एयर दैट इज़ ब्रेथ आउट। ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो इस 21 से 16 तक किस तरह ये इसमें कमी आ गई। बिकॉज, आंसर इस तरह लिखेंगे, बिकॉज oxygen is used in cellular respiration, RESPIRATION, ये लिख ले, क्योंकि ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है रेस्पिरेशन में। बी, अमाउंट ऑफ विच गैस इज अनचेंज एंड वाई। ये देख ले आप, ये चेंज नहीं हो रहा, जितना है उतना ही हम एक्सेल करें या माहौल में। बिकॉज नाइट्रोजन इज नॉट यूज्ड इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में नाइट्रोजन गैस का कोई रोल नहीं है। सी, वाई कार्बन डाइऑक्साइड परसेंटेज इज इंक्रीज्ड इन द एक्सहेल्ड एयर। कार्बन डाइऑक्साइड इतना यूज़ हो रहा है या माहौल में इतना है, और जब हम सांस बाहर लेके जाते हैं तो क्या होता है, 4% होता है। बिकॉज
carbon dioxide is released during cellular respiration. हमले तनफ़ुस के दौरान जब ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलता है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, तो इसको रिलीज़ करना, बॉडी से बाहर निकालना ये ज़रूरी है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार वो ज़्यादा होती है। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास द फॉलोइंग डायग्राम शो स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी, कैपिलरी एंड वेन। इनमें से आर्टरी, ये आर्टरीज है, देखें इनकी दीवारें मोटी है यहाँ से यहाँ तक, वेन की दीवारें इतनी मोटी है, और कैपिलरीज की दीवारें बिल्कुल नाजुक हैं। अच्छा क्या ये मांग रहे हैं, विच ब्लड वेसल्स कैन बी सीन ओनली थ्रू माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में हम सिर्फ कैपिलरीज देखेंगे। ठीक है, आर्टरीज और वेन्स आपको नजर आए, ये देखिए ये वेन्स है हमारे पास, आप देख रहे हैं। ठीक है, आर्टरीज भी आप देख सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पास बी हैं, विच ब्लड वेसल विल होल्ड मोर ब्लड देन द अदर टू। अब इन तीनों में कौन सा वेसल ऐसा है जो ज़्यादा ब्लड वो होल्ड कर सकते हैं, बर्दाश्त करते हैं। हमारे पास आर्टरीज हैं, आर्टरीज की दीवारें मजबूत हैं, इनमें ब्लड का जो प्रेशर है वो भी ज़्यादा होता है, और इनकी जो मोटाई है वो ज़्यादा है, यानी इसके अंदर जो सुराख है आर्टरीज के, यानी आर्टरीज, ये देखिए आर्टरीज हमारे पास, सॉरी यहाँ पे वेंस की जो अंदरूनी हिस्सा है इसमें खून ज़्यादा है। ठीक है, इनकी मिकदार वो ज़्यादा आ सकती है, तो मेरे ख्याल में आर्टरीज ये करेक्ट नहीं है, वेंस आप लिख लें। ठीक है, वेंस के अंदर खून ज़्यादा से ज़्यादा खून आ सकता है। वाई पल्स इज प्रोड्यूस ओनली इन आर्टरीज। पल्स, दचका, यहाँ पे आप अपना हाथ रखें यहाँ पे इस तरह, तो आपको इस तरह का एक दचका महसूस होगा इस तरह। ठीक है ना, इसको कहते हैं पल्स। आप ये कह रहे हैं कि पल्स क्यों आर्टरीज में महसूस होते हैं, इसलिए कि यहाँ पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, बिकॉज इन आर्टरीज द ब्लड प्रेशर इज मोर, यहाँ पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, अच्छा 3 एनम मेजर्स हर पल्स रेट बिफोर शी एक्सरसाइज। एक लड़की हैं, वो वर्जिश से पहले पल्स को वो उसने पैमाइश की, इट इज़ 60 बीट्स पर मिनट, 1 मिनट के अंदर तकरीबन 60 दचके महसूस हुए। अच्छा, शी एक्सरसाइज अबाउट 20 मिनट्स, 20 मिनट के लिए उसने वर्जिश की, एंड मेजर हर पल्स रेट अगेन, और दोबारा जो है पल्स रेट, पल्स की रफ्तार को मालूम किया। शी देन मेजर्स इट एवरी मिनट फॉर सेवरल मिनट्स, अब हर मिनट के बाद उन्होंने पैमाइश की। शी ड्राज अ ग्राफ टू शो हर रिजल्ट, तो उन्होंने अपना रिजल्ट शो किया। अच्छा, यहाँ पे 60 पर मिनट बिफोर एक्सरसाइज, वर्जिश से पहले जब वर्जिश शुरू की तो धड़कन जो है या यहाँ पे जो दचके होते हैं ये वरीदों की, ये ज़्यादा हो गई, तो 40 तक चली गई, यहाँ पे 40, फिर जो है यहाँ पे 70 तक, फिर वापस नॉर्मल। अब ये क्या मांग रहे हैं, वाई डज हर पल्स रेट कीप ऑन इंक्रीजिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज। वर्जिश के दौरान इनका जो पल्स रेट है वो क्यों ज़्यादा हो गया, बिकॉज वजह क्या है, मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, बिकॉज मोर एनर्जी इज नीडेड, दस पल्स रेट इंक्रीजेस। ये लिख लें आप, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। अब जब आप एक्सरसाइज करेंगे ना तो वहाँ पे हर खुलिये को ज़्यादा एनर्जी दरकार होगी। अब जब एनर्जी ज़्यादा दरकार होगी तो उसके लिए जो दिल की जो धड़कन है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, इसलिए कि ज़्यादातर ऑक्सीजन वो ब्लड के साथ शामिल हो, और जब ब्लड के साथ ज़्यादा ऑक्सीजन शामिल होगी तो क्या होगा, वहाँ पे ज़्यादा ग्लूकोज के साथ उसका रिएक्शन होगा और ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स डज हर पल्स रेट रिटर्न टू नॉर्मल। कितने मिनट के बाद पल्स रेट दोबारा नॉर्मल हो गया। यहाँ पे देखिए 10 मिनट, 20, 30, 40 और 50 मिनट के बाद, 50 मिनट या 40 मिनट के बाद दिल की जो धड़कन है वो पल्स रेट है वो नॉर्मल हो गया। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम हर रिजल्ट। अब आपने क्या अखज़ किया, उन्होंने अनम ने क्या अखज़ किया, या हम क्या अखज़ करते हैं इस सेटिंग से, इस प्रोग्राम से, इस एक्सरसाइज से, तो we have, आंसर लिख ले, we have concluded that during exercise the pulse rate increases, the pulse rate increases। ठीक है, जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे तो पल्स रेट, नब्ज़ की रफ्तार, पल्स रेट कहते हैं नब्ज़ की रफ्तार, यहाँ पे ये नब्ज़ है, इसकी रफ्तार, इसकी झटकों में ज़्यादती आएगी, इंक्रीज़ होगा, तो पल्स रेट विल इंक्रीज़ ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अब प्रोजेक्ट वर्क है, इसको आप खुद ही कर लें। विद द हेल्प ऑफ रिसाइकल्ड मटेरियल मेक द मॉडल ऑफ सर्कुलर रिस्पिरेटरी सिस्टम।
एक गत्ता या कोई और मॉडल आप ले ले, फॉर्म ले ले, कोई भी चीज़ और उससे सर्कुलेटरी सिस्टम आप बनाए, ये आपका एक प्रोजेक्ट वर्क है, घर में खुद बनाएं। अब इसके बाद हमारे पास है, अच्छा वो जो एक्सरसाइज है उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वजह यह है कि यहाँ पे ये वीडियो पे बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ ये शेयर करेंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।